अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मेरा नाम साइमा असगर है एंड आई एम डायरेक्टर आइसा पाकिस्तान चैप्टर। राइट नाउ आई एम आल्सो सर्विंग इन एम एच फाउंडेशन एंड न्यू लाइफ रिहैब सेंटर सियालकोट। आज आपको आइसा पाकिस्तान चैप्टर के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद कहते हैं। इससे पहले कि हम लोग अपने जो प्रोग्राम है उसका प्रॉपर स्टार्ट लें, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो है वो आइसब ग्लोबल का देना चाहूँगी। As many of you knows that ISEP is an international membership organization which was formally established in July 2015. Right now it has and it really focuses on the development, support, representation of professional workforce in the substance use prevention, treatment and recovery field. And right now it has 20,000 members around the globe, and 22 national chapters has been established under the umbrella of ISA Global. And I'm honored to share that ISA Pakistan chapter is one of these. And जैसा कि आप जानते हैं कि आइसा पाकिस्तान है, मैं थोड़ा सा ये भी शेयर करना चाहूँगी कि आइसा पाकिस्तान जो है वो अप्रूव्ड एजुकेशन प्रोवाइडर है बाय कोलंबो प्लान ड्रग एडवाइजरी प्रोग्राम। लेकिन कोविड-19 की वजह से आजकल चूँकि ट्रीटमेंट सर्विसेज से रिलेटेड या प्रोफेशनल्स से रिलेटेड जो ट्रेनिंग, सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस जो हैं वो ऑर्गेनाइज करना मुश्किल हो रहा है, तो इसलिए आइसा पाकिस्तान चैप्टर और यूथ फोरम पाकिस्तान ने ये इनिशिएटिव लिया है कि एक ऑनलाइन सेशन की जो लाइव सीरीज है स्टार्ट की जाए, जिसमें हम लोग पाकिस्तान के जो प्रोफेशनल्स हैं उनको ड्रग यूज ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन या फिर रिकवरी प्रोसेस पे जो काम कर रहे हैं उनके लिए लाइव सेशंस जो हैं वो ऑर्गेनाइज किए जा सकें। इसके लिए हम लोग ने मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स को इनवाइट करते हैं अपने चैनल्स पे और उनसे उनकी सर्विसेज लेते हैं ताकि वो एक नॉलेज शेयर जो का सिलसिला था, जो लर्निंग और शेयरिंग की जो एक सिलसिला था जो ऐसे पाकिस्तान चैप्टर ने शुरू किया था, वो रुके नहीं और चलता रहे। तो आज के हमारे जो स्पीकर गेस्ट हैं वो हैं डॉक्टर साजिद इकबाल अलियाना साहब, जो पीएचडी हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी में और अभी जो इंटरनेशनल सर्टिफाइड एडिक्शन प्रोफेशनल्स भी हैं, और साथ ही साथ वो एज ए कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी में सर्व भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले वेलकम कहते हैं डॉक्टर साजिद इकबाल साहब को कि उन्होंने आज संडे को स्पेशली हमें अपना प्रीशियस टाइम दिया, और आज जिस पे हम बात करने के लिए आज इनको इनवाइट किया है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ सब्सटेंस यूज प्रिवेंशन। तो सबसे पहले सर वेलकम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम टू जॉइन अस। अस्सलाम वालेकुम। मैं साइमा और तमाम ऑडियंस जो इस वक्त देख रहे हैं हमें, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आइसा पाकिस्तान चैप्टर का, मिस्टर बशीर अहमद नाज साहब जो चेयरमैन हैं, मैं साइमा असगर डायरेक्टर का, कि जिन्होंने मुझे एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की कि मैं अपनी बात अपने ऑडियंस तक पहुंचा सकूं। थैंक यू सो मच। ये मेरे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज है कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया है बात करने का। सर जैसा कि आप जानते हैं और अपने व्यूवर्स के साथ भी मैं शेयर करना चाहती हूँ कि आज का जो हमारा लाइव सेशन है आइसा पाकिस्तान चैप्टर के फेसबुक पेज पे और यूट्यूब चैनल पे भी आप लाइव देख सकते हैं। साथ ही साथ यूथ फोरम पाकिस्तान के फेसबुक पेज से भी आप इसको लाइव देख सकते हैं। और आज का जो टॉपिक, जैसे मैंने कहा कि प्रिंसिपल्स ऑफ सब्सटेंस यूज प्रिवेंशन, जिस पे आज हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर साजिद इकबाल साहब जो हैं वो शेयर करने जा रहे हैं। आप इनसे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन जो भी हो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, ताकि अगर फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन जो वो शेयर कर रहे हैं उसमें से अगर कोई चीज़ मिस होती है या आप मज़ीद जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में अपनी आरा से आगाह करें और हम फर्दर इनसे क्वेश्चन पूछ के आपको शेयर करेंगे। थैंक यू। तो सबसे पहले साजिद साहब ये थोड़ा सा शेयर करें कि ये जो प्रिवेंशन प्रोग्राम की जब हम बात करते हैं तो देखा जाता है कि पाकिस्तान दूसरे कंट्रीज में जो प्रिवेंशन पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, बहुत सारे उसके जो वो आउटकम्स हैं और वो प्रॉपर इम्प्लीमेंट हो रहा है। लेकिन क्या वजह है कि पाकिस्तान में हम इतनी एफर्ट्स करते हैं, हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं, हम लोग प्रिवेंशन एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं,
लेकिन अब तक जो है वो डिज़ायर रिज़ल्ट हासिल नहीं कर सके। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, इसके बारे में करेंगे बात हम। देखें जी, बिल्कुल सही बात है कि बहुत काम कर रहे हैं हमारे मुल्क में, काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओज, डिफरेंट यूनिवर्सिटी, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से काफ़ी सारे लोग काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। हाँ, लेकिन जो डिजायर्ड, जैसे आपने कहा कि जो रिजल्ट्स हैं वो हम अभी तक मेरा ख्याल है कि अचीव नहीं कर सके। हमारे जो प्रिवेंशन प्रोग्राम्स हैं वो उस तरह से रिजल्ट्स ओरिएंटेड नहीं है जैसे हम अगर बाकी कंट्रीज के साथ अपना कंपेयर करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि हमें देखना होगा, एवेल्युएट करना होगा कि आखिर ऐसा क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमारी इतनी एफर्ट्स, इतनी कोशिशें, इतने रिसोर्सेज, तो उसका हमें फ्रूट उस तरह से मिल नहीं रहा जिस तरह से मिलना चाहिए। तो एग्ज़ैक्टली। मेरा ख्याल है कि जो बेसिक, अगर आप कहें कि प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, या मैंने जो ऑब्जर्व किया, मैं ये कहूंगा कि जो जो भी बात मैं कहूंगा तो इसका मतलब नहीं है कि मैं किसी स्पेसिफिक एनजीओ को या किसी पर्सन को, यकीनन जो भी काम कर रहे हैं बड़ा वैल्यूएबल काम है जितना भी कर रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर आप देखेंगे तो ये मेरी पर्सनल राय है कि मोस्टली जो प्रोग्राम्स हैं हमारे यहाँ, जिस तरह दुनिया में हो रहे हैं प्रोग्राम उस लेवल के नहीं है। किस लिए नहीं है? एविडेंस बेस्ड जो प्रिवेंशन प्रोग्राम्स हैं, अब दुनिया में प्रिवेंशन को ट्रीटमेंट की तरह एज ए साइंस लिया जाता है। एविडेंस बेस्ड प्रिवेंशन प्रोग्राम जो है वो कंडक्ट किए जाते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम अभी उस तरह से एविडेंस बेस्ड पे, रिसर्च बेस्ड जो प्रोग्राम्स हैं उन पे नहीं गए। हम वही आउटडेटेड जो प्रोग्राम्स थे हमारे, हम काफी अरसा से करते आ रहे हैं, हम कहीं ना कहीं उसी पे वर्क कर रहे हैं। लेकिन अगर आप दुनिया में देखें तो लास्ट 20 और 25 ईयर्स में बहुत ज्यादा काम हुआ है, बहुत ज्यादा रिसर्चेज हुई हैं जिसकी बेस पे लोग एविडेंस बेस्ड, अगर मैं सिंपल, क्योंकि बहुत ज्यादा हम ये वर्ड सुनते हैं एविडेंस बेस्ड, तो अगले दिन बल्कि मुझसे किसी ने पूछा कि एविडेंस बेस्ड आखिर क्या होती हैं इंटरवेंशंस। तो एविडेंस बेस्ड जो किसी भी रिसर्च की बेस पे, रिसर्च बेस्ड होती हैं, जो जिसका कोई प्रूव होता है कि ये इफेक्टिव है, जिसके लिए भी आप कर रहे हैं, एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट आप कह लें या प्रिवेंशन कह लें, कि जिसको हमारी रिसर्च डाटा सपोर्ट करता है कि ये इफेक्टिव है किसी भी प्रॉब्लम्स के लिए, चाहे कोई वो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स है, सब्सटेंस अब्यूज है, या प्रिवेंशन के लिए भी अगर जब हम बात कर रहे हैं, तो एविडेंस बेस्ड जो प्रिवेंशन इंटरवेंशन है वो उस तरीके से अभी हम नहीं कर पा रहे। मेरा ख्याल है कि उसके लिए बेसिक जो प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ उस तरह की ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज भी अभी मेरा ख्याल है अभी स्टार्ट हो रही हैं। कुछ कुछ लोग हैं जिन्होंने इस पे किया है और वो उस तरह से काम भी कर रहे हैं, लेकिन मोस्टली लोग जो है वो हम एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस नहीं कर रहे। अगर जो जो आपने कहा इफेक्टिवनेस की और प्रिंसिपल्स की, कि अगर हम प्रिंसिपल्स के पे बात करेंगे तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि रिसर्च डाटा हमारे पास उस तरह से अवेलेबल नहीं है, एक बात। और दूसरी बात वही कि अगर हम बात तो कर रहे हैं कि हमारे लिए इफेक्टिव नहीं है, लेकिन अगेन इसके लिए हमारे पास कोई डाटा नहीं है। हम कैसे कह सकते हैं कि जो हम इंटरवेंशन यूज कर रहे हैं या जो हम प्रिवेंशन प्रोग्राम्स कर रहे हैं वो इफेक्टिव नहीं है? अगर हम ये करेंगे तो ये भी मेरा ख्याल है हमारी एक राय होगी, क्योंकि ऐसी मेरे बेस्ट ऑफ माय नॉलेज ऐसी कोई रिसर्च पाकिस्तानी कल्चर कॉन्टेक्स्ट में मैंने नहीं देखी जिसमें कोई ऐसे सर्टन एक चीज बताई गई हो कि ये रिजल्ट्स आए हैं, तो वो भी एविडेंस के बगैर ही हम करते हैं। दुनिया में अगर हम देखें तो वहां पे रिसर्चेस होती हैं एनुअल बेस पे, जहाँ पे पहले ये देखा जाता है कि प्रिविलेंस कौन सी है, ट्रेंड्स देखे जाते हैं, फिर पॉपुलेशंस के कौन सी पॉपुलेशंस है, कौन सा एज ग्रुप है जो मोस्ट वल्नरेबल है, उसके बाद फिर जो एविडेंस बेस्ड प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज हैं वो प्लान की जाती हैं, फिर उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसके बाद उनको मेजर किया जाता है, और अगर कहीं प्रॉब्लम होता है या रिजल्ट्स जो डिजायर्ड रिजल्ट्स होते हैं वो नहीं आते, तो फिर उसको इवेल्युएट करके उनको चेंज करके फिर इम्प्लीमेंट किया जाता है।
बार बार रिपीट करने के बाद जो भी इंटरवेंशन उसमें मोस्ट रेलिवेंट होती हैं, इफेक्टिव होती हैं, तो फिर उसके बाद वो वाली प्रैक्टिसेस जो है वो अडॉप्ट की जाती है। तो मेरा ख्याल है कि इसमें हम थोड़ा सा पीछे हैं, इसलिए शायद उस तरह से हमारे प्रिवेंशन प्रोग्राम जो है वो वर्क नहीं कर रहे जैसे डेवलप कंट्रीज में या बाकी कंट्रीज में कर रहे हैं। जी, थैंक यू डॉक्टर साजिद, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। लेकिन उसकी शायद एक वजह ये भी है कि पाकिस्तान में अभी तक जो है हमारी कम्युनिटी में, हमारे लोगों में, जनरल पॉपुलेशन में इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है कि एडिक्शन इज़ अ डिज़ीज़। यानी जैसे हम लोग शेयर करते हैं, प्रोफेशनल्स हैं, हम जानते हैं कि एडिक्शन इज़ अ क्रोनिक रिलैप्सिंग ब्रेन डिजीज़, लेकिन हमारी जो जनरल पब्लिक है अभी तक इस बारे में इतनी अवेयर नहीं है, वो नहीं जानती है कि एडिक्शन बेसिकली है क्या, इसकी ट्रीटमेंट या इसका जो फर्दर इससे जो प्रिवेंशन है वो कैसे अडॉप्ट की जा सके, या कैसे जो है ना हम अपनी सोसाइटी को फर्दर जो कम्युनिटी है उसको हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जैसे अभी ग्रास रूट लेवल पे भी इसकी काम करने की काफ़ी ज़रूरत है, ताकि वो जनरल पब्लिक पहले इस बारे में थोड़ी सी अवेयर हो कि सब्सटेंस यूज़ क्या है, फिर फर्दर जो है वो प्रिवेंशन हो। जैसे आपने एविडेंस बेस्ड प्रिवेंशन की बात की है, तो ये बड़ी अच्छी स्ट्रेटजीज आपने शेयर की हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी गवर्नमेंट जो है या हमारे जितने भी लोग इस वक्त सुन रहे हैं वो इसको अपनाएंगे और वो फर्दर इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे जहां भी पॉसिबल हो सका। तो अभी हम वापस आते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा जो टॉपिक था प्रिंसिपल ऑफ सब्सटेंस यूज प्रिवेंशन। तो क्या आप इसके बारे में हमें थोड़ा सा शेयर करें कि ये प्रिंसिपल्स क्या हैं और इनकी क्या इम्पोर्टेंस है, कैसे हम लोग इसको अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ है या पर्सनल लाइफ में जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो प्लीज शेयर कीजिएगा जी, जी, प्रिंसिपल्स जी एक्चुअली हैं बिल्कुल। क्या। जी बिल्कुल, प्रिंसिपल्स की तरफ मैं बिल्कुल आऊंगा। और आपने एक बड़ा अच्छा पॉइंट जो है वो बताया कि हमारी सोसाइटी में उस तरह से अवेयरनेस भी नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि प्रिवेंशन के थ्रू ये बहुत ज़रूरी काम है कि पहले हम अवेयर भी करें, सेंसिटिव करें लोगों को इसके जो प्रॉब्लम्स हैं, इससे क्या इम्पैक्ट आ रहा है आपकी फैमिली लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ, एकेडमिक्स हैं, आपके ऑल एरियाज जो है हमारे उस पे। तो बहुत ज़रूरी काम है। जब सेंसिटिव होगी हमारी सोसाइटी ड्रग्स के इसके नुकसानात के बारे में, तो उसके बाद ही ज्यादा बेहतर तौर पे इम्प्लीमेंट की जा सकती हैं प्रिवेंशन प्रोग्राम। क्योंकि अभी आप देखें तो मेरा पर्सनल अगर मैं एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, तो जितने हमने कुछ प्रोग्राम जो है अवेयरनेस से रिलेटेड किए, तो उसके लिए आपको पहले कोई पर्सनल सोर्स निकालना पड़ता है कि आप किसी भी स्कूल में जाएं, किसी कॉलेजेस में जाते हैं या किसी कम्युनिटी में जाते हैं, तो वो आपको अलाउ ही नहीं करते। तो अगर अवेयरनेस एग्जैक्टली। होगी, जैसे आपने कहा, लोग अगर समझेंगे कि इसको प्रॉब्लम है और इसके इफेक्ट्स क्या आ रहे हैं, वो सेंसिटिव, वो इसको प्रॉब्लम को जो आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसके बाद मेरा ख्याल है कि वो जो इस तरह की एफर्ट्स करेंगे लोग या एनजीओज करती हैं, वो उनके साथ कोऑपरेट करेंगे और ज्यादा बेहतर रिजल्ट जो है वो उसी सूरत में आएंगे जब नीड फील करेंगे। रिसर्च जहाँ जहाँ कंट्रीज में हुई है, तो उसमें वो कहते हैं जी कि जैसे डिनाइल फेज में हम कहते हैं कि जो ट्रीटमेंट के लिए एक पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, तो वो डिनाइल फेज में होते हैं। तो ये डिनाइल फेज में जस्ट पेशेंट नहीं होते, सम टाइम आप देखें डिनाइल फेज में पूरी फैमिली भी होती है कि फैमिली ही एक्सेप्ट नहीं करती कि हमारा जो जो भी लव वन है वो किसी प्रॉब्लम का शिकार है या किसी बीमारी का शिकार है। वो उसको स्टिग्मेटाइज क्योंकि किया जाता है हमारी सोसाइटी में, तो लोगों को उसके साथ शेम और गिल्ट की फीलिंग एसोसिएटेड होती है, तो वो बताना नहीं चाहते। तो ये भी प्रॉब्लम है। इसी तरह से फैमिलीज जैसे डिनाइल में होती हैं, कम्युनिटीज भी डिनाइल में होती हैं। समटाइम कुछ कम्युनिटी एज ए होल जो है वो इसके नुकसानात से अवेयर नहीं होते और वो इसको प्रॉब्लम ही नहीं समझते। रिसेंटली आप देखेंगे पिछले दिनों में बहुत ज्यादा बातचीत हुई कि हमारे अखबार में कहीं मैंने पढ़ा, उसमें कोई स्कूल से रिलेटेड, इस्लामाबाद के स्कूल में कोई स्टडी आई कि इतने परसेंट जो है गर्ल्स और बॉयज जो है वो ड्रग एडिक्शन का शिकार है। तो उस पे एक किस्म का तूफान आ गया कि ये कैसे कह दिया जी, ये इंफॉर्मेशन सही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है।
और ये मुल्क दुश्मनी है और इस तरह की इंफॉर्मेशन, तो मे बी ऐसा तो पॉसिबल है कि ये गलत हो इंफॉर्मेशन, लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ कि ये गलत है तो मेरे पास क्या एविडेंस है कि मैं किस बेस पे कह रहा हूँ? अगर मैं कभी इस्लामाबाद गया ही नहीं हूँ तो मुझे तो नहीं पता वहां पे क्या सूरत हाल है, क्या हो रहा है। लेकिन मैं बगैर किसी रिसर्च के, बगैर उस पे अपनी राय जो है, तो ये भी एक टाइप का डिनाइल होता है कि हम प्रॉब्लम जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करते, रियलाइज नहीं करते। और जब हम रियलाइज नहीं करते जब तक कोई भी प्रॉब्लम, तो फिर हम उसके सोल्यूशन की तरफ तब तक नहीं जाते। सोल्यूशन की तरफ एग्जैक्टली। जाने के लिए आपको पहले एक्सेप्टेंस जरूरी है कि ये एक प्रॉब्लम है, ये पाया जाता है हमारी सोसाइटी में भी, ये मेरी फैमिली में हो सकता है, मेरे घर में हो सकता है, मेरे मोहल्ले में हो सकता है, और है। उसके बाद हम एक जो है म्यूचुअल लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे या कौमी लेवल पे कहते हैं कि हम स्ट्रेटजीज एम्प्लॉय कर सकते हैं। तो अब मैं आपका जो आपने सेकेंडली क्वेश्चन कहा कि प्रिंसिपल्स ऑफ सब्सटेंस अब्यूज, और मेन आज का हमारा टॉपिक भी है, ये जस्ट एक बैकग्राउंड था कि उस पे हम करेंगे बात। तो प्रिंसिपल ऑफ सब्सटेंस अब्यूज जो है जी, ये रिसर्च बेस्ड कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं जो नाइडा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रग अब्यूज ने रिसर्च की बेस पे, जो वहां पे उन्होंने रिसर्च की, उसके बाद उसकी बेस पे उन्होंने कुछ ऐसी चीजें, ऐसे कुछ रूल्स, ऐसे कुछ प्रिंसिपल्स बना दिए कि अगर कोई भी प्रोग्राम इन सारे रूल्स को या इनमें से कुछ रूल्स को फॉलो करके बनाया जाता है, उसी तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है, प्लान किया जाता है, तो उसकी इफेक्टिवनेस जो है, उसके चांसेस बहुत अच्छे हैं। रिजल्ट जो है इसको रिसर्च सपोर्ट करती है। तो टोटल जो है 16 प्रिंसिपल्स हैं जो नाइडा ने दिए हैं अपनी रिसर्च और फाइंडिंग की बेस पे। इसमें अगर फर्स्ट प्रिंसिपल आप देखें तो जी वो है रिस्क एंड प्रोटेक्टिव फैक्टर्स से रिलेटेड। रिस्क एंड प्रोटेक्टिव फैक्टर्स जो है फर्स्ट हमारा प्रिंसिपल है कि आपने जो रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, ऐसे फैक्टर्स, ऐसे बिहेवियर, ऐसे एटीट्यूड, वो इंटरनल या एक्सटर्नल कोई भी हो, जो किसी पर्सन की वल्नरेबिलिटी बढ़ा देते हैं या उसको उसके चांसेस हम कहें कि बढ़ा देते हैं कि सब्सटेंस अब्यूज वो स्टार्ट कर दे। और प्रोटेक्टिव फैक्टर ऐसी कोई स्ट्रेटजीज हो सकती हैं, ऐसे कुछ बिहेवियर्स हो सकते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, इन्वायरमेंटल और पर्सनल, वो किसी भी लेवल के हो सकते हैं, जो उसको प्रोटेक्ट करते हैं, जो उसको महफूज रखते हैं, जो उसके चांसेस कम कर देते हैं। तो पहला प्रिंसिपल जो है हमारा सब्सटेंस प्रिवेंशन का, वो ये होना चाहिए जी कि जो प्रिवेंशन प्रोग्राम हम प्लान कर रहे हैं, उसका मकसद ये होना चाहिए कि जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनको हमने रिड्यूस करना है, कम करना है, और जो प्रोटेक्टिव फैक्टर्स हैं उनको हमने मजबूत करना है, स्ट्रेंथ करना है, बढ़ाना है। तो ऐसे जो पर्सन के सब्सटेंस अब्यूज में इंडल्ज होने के चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे, क्योंकि रिस्क फैक्टर जब आप कम कर देंगे, प्रोटेक्टिव फैक्टर्स बढ़ा देंगे, तो चांसेस हैं कि आपका जो प्रिवेंशन का प्रोग्राम है वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। रिस्क फैक्टर और प्रोटेक्टिव फैक्टर्स क्या होते हैं, इस पे मेरा ख्याल है, क्योंकि हम ऑलरेडी एक प्लान कर चुके हैं, जो हमारा वेबिनार होगा, इंटरनेशनल वेबिनार जो प्रोफेसर डॉक्टर उस्मा अली करेंगी। तो मेरा ख्याल है कि इसमें क्योंकि वहां पे बहुत डिटेल्स में बात होगी, तो हम अभी इसका प्रिंसिपल जो है तो इसी हद तक करते हैं। अब रिस्क और प्रोटेक्टिव फैक्टर में इंपॉर्टेंस कहाँ पे है, फिर आपको रिसर्च पे आना पड़ेगा कि आपको पता कैसे चलेगा कि कोई भी स्पेसिफिक पॉपुलेशन या जहाँ पे आप कर रहे हैं टारगेट पॉपुलेशन है आपकी, उनके रिस्क फैक्टर क्या है, उनके प्रोटेक्टिव फैक्टर्स क्या है। पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं रिस्क फैक्टर भी और प्रोटेक्टिव फैक्टर्स भी। मेरे रिस्क फैक्टर्स मुख्तलिफ होंगे, दूसरे के मुख्तलिफ होंगे, इसी तरह से प्रोटेक्टिव फैक्टर। तो जब आप रिसर्च करेंगे तो आप पहले देखेंगे कि जहां पे मैं प्रोग्राम जिस पॉपुलेशन के लिए मैंने किया है, कम्युनिटी के लिए किया है, किसी स्कूल के लिए किया है, तो उस के रिस्क फैक्टर्स हैं क्या।
वो रिसर्च होगी तो आपको पता चलेगा, और प्रोटेक्टिव फैक्टर्स का। फिर इस पे जब आप उसके लिए कोई भी आपने जो एविडेंस बेस पर है कोई इंटरवेंशन वो अप्लाई की, उसके बाद आपको दोबारा रिसर्च करनी पड़ेगी। आप दोबारा मेजर करेंगे कि जो रिस्क फैक्टर थे वो कुछ कम हुए, या प्रोटेक्टिव फैक्टर जो थे वो कुछ इनहांस हुए, अगर हुए तो कितने हुए, सही है ना। अगर नहीं हुए तो फिर आपको दोबारा इवेल्युएट करना पड़ेगा, आपका जो प्लान आपने बनाया है उसमें फिर आपको चेंजेस लेके आनी पड़ेंगी, आपको दोबारा इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो तब जाके इफेक्टिवनेस जो है इसकी और जो डिजायर रिजल्ट है हमारे वो अचीव होंगे हमें। तो इस पे डिटेल में इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट वेबिनार होगा तो उसमें आप लोग क्योंकि करेंगे डिस्कस। तो मैं सेकंड प्रिंसिपल की तरफ जो है वो जाता हूँ। सेकंड प्रिंसिपल जो है वो प्रिवेंशन प्रोग्राम शुड एड्रेस ऑल फॉर्म्स ऑफ ड्रग्स अलोन और कंबाइन। जो भी आपका प्रोग्राम आप प्लान कर रहे हैं, बना रहे हैं, उसमें आप तमाम किस्म के जो ड्रग्स हैं, जो सब्सटेंसेस हैं, उन सब को आप एड्रेस करेंगे, चाहे आप कंबाइनली उनको एक साथ कर लें या आप उनको अलग अलग करके एड्रेस करें। टोबैको यूज जो जो हम ज्यादा मोस्टली कहते हैं वो लीगल ड्रग्स हैं, इलीगल ड्रग्स हैं, वो कोई भी है, आपको उन सब को एड्रेस करना जो है ये प्रिंसिपल है कि अगर आप सबको करेंगे तो आपके जो प्रोग्राम है उसके इफेक्टिवनेस के चांसेस ज्यादा है। थर्ड प्रिंसिपल कहता है जी कि प्रिवेंशन प्रोग्राम शुड एड्रेस द टाइप ऑफ ड्रग्स इन लोकल कम्युनिटी। जिस भी पॉपुलेशन पे, जिस भी ग्रुप में, किसी कम्युनिटी में, आप किसी एरिया में, किसी शहर में, सिटी में, टाउन में, या जहाँ पे भी आप कर रहे हैं, तो आपको स्पेसिफिक फोकस जो है वो उस ड्रग्स पे करना होगा जो उसमें प्रिविलेंट है जहाँ पे आप काम कर रहे हैं। हर एरिया में अगर आप देखें तो डिफरेंट जो है सब्सटेंस वो यूज हो रहे होते हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, आप प्रोविंसेस लेवल पे बात करें तो डिफरेंट ट्रेंड्स आपको मिलेंगे। आप सिटी लेवल पे करें, आप फिर उसको मोहल्ला या कुछ एरियाज की बेस पे करें तो डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स जो है वो यूज हो रहे होते हैं। तो आपको जी जी उस स्पेसिफिक जो आपके ऑडियंस हैं, जो आपकी टारगेट पॉपुलेशन है, उससे रिलेटेड जो भी ट्रेंड्स हैं, इसके लिए फिर आपके पास रिसर्च की बात होगी कि जब आपको, हमें पता ही नहीं होगा कि हम जो करने जा रहे हैं वहां पे कौन सा ड्रग्स प्रिविलेंट है, कौन सा ड्रग यूज होती है, तो फिर वो इफेक्टिव नहीं होगा। वहां पे ड्रग्स कोई और यूज हो रहे हैं और हम किसी और की बात कर रहे हैं तो वो कहेंगे ये तो हमने कभी यूज ही नहीं किया, तो इसका तो हमारे रिलेटेड कुछ नहीं है। जी तो एग्जैक्टली डॉक्टर साजिद। जी जी यहाँ पे हमारे साथ कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी शेयर हो रहे हैं, चूंकि अभी हम ड्रग की टाइप की बात कर रहे थे और बात कर रहे थे कि कौन सी किस तरह से हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे टारगेट ऑडियंस की आपने बात की और स्पेसिफिक ड्रग्स की बात की। ज़ाहिर है ये वेरी करती हैं डिफरेंट एरिया टू एरिया। और अभी हमारे पास एक क्वेश्चन आया है मिस मरियम की तरफ से, जो पूछ रही हैं कि हाउ कैन वी प्रिवेंट ड्रग यूज इन स्कूल्स। तो चूंकि इससे रिलेटेड था इसलिए मुझे आपको थोड़ा सा बीच में रुकने पड़ा, इसलिए कि आप इस क्वेश्चन को, क्योंकि इससे रिलेट भी कर रहा है थोड़ा सा, तो आप इसको शेयर कर दें, फिर हम फर्दर प्रिंसिपल की तरफ चलते हैं। जी जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि स्कूल में कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। जब हम प्रिंसिपल्स आगे जब स्टार्ट करेंगे, ये इनिशियल हैं कुछ प्रिंसिपल्स, हम आगे जो डिस्कस करने वाले हैं स्कूल लेवल पे जो प्रिवेंशन प्रोग्राम्स हैं उनके लिए कुछ अलग से प्रिंसिपल्स हैं, और जो जी कम्युनिटी जी बेस है उनके लिए कुछ अलग प्रिंसिपल्स हैं। जो फैमिली बेस्ड प्रोग्राम अगर कोई आप प्लान करते हैं तो उसके लिए कुछ डिफरेंट प्रिंसिपल जो है वो वहाँ पे अप्लाई होते हैं। तो हम डिटेल में इस पे जो नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल जब स्कूल प्रिवेंशन प्रोग्राम से रिलेटेड आएगा तो हम इसको बड़े अच्छे तरीके से और डिटेल में डिस्कस करेंगे। जी थैंक यू डॉक्टर साजिद। जी, और प्रिंसिपल 4 की तरफ हम आते हैं। तो प्रिंसिपल 4 जो है वो है जी, प्रिवेंशन प्रोग्राम शुड बी टेलर्ड टू एड्रेस द रिस्क स्पेसिफिक टू ऑडियंस और कम्युनिटी। तो ये पहले जो है आपका
उससे मिलता जुलता ही है। वो ये है कि जी आपका जो जो भी ऑडियंस है जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, वहां पे जो ड्रग्स हैं उससे रिलेटेड आप थोड़ा थोड़ा करेंगे। और इसका है कि जो टेलर्ड टेलर्ड इंटरवेंशन जो है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। तो टेलर्ड इंटरवेंशन वो होती है कि जो उस स्पेसिफिक ग्रुप के जिसके साथ हम काम कर रहे हैं, उनकी नीड्स को एड्रेस करती हैं उनके हिसाब से। अब डिफरेंट नीड्स, डिफरेंट रिस्क प्रोटेक्टिव फैक्टर्स की हमने बात की कि डिफरेंट है, इसी तरह से नीड्स भी डिफरेंट होती हैं। टेलर्ड को अगर हम एग्जांपल से मैं थोड़ा सा करूंगा इसको। आप सोशल वर्क करते हैं, आपने कोई प्लान किया है कि किसी स्कूल में आप जाएंगे और वहां पे आप गरीब बच्चे क्योंकि पढ़ते हैं तो आप उनको यूनिफॉर्म जो है वो प्रोवाइड करेंगे। तो आप कैसे बनाएंगे यूनिफॉर्म? आप जा रहे हैं यूनिफॉर्म, तो कैसे आप लेके जाएंगे? टेलर्ड, या तो ये है ना कि आप ले जाएं, एक साइज आपने ले लिया और जाके दे दिया, वो किसी को पूरा आएगा या नहीं आएगा, लेकिन आपका मकसद यूनिफॉर्म प्रोवाइड करना था तो आपने कर दिया। और दूसरा ये है कि आप उनके साइज के हिसाब से लेंगे, सबको पूरे आएंगे, फिट आएंगे, इफेक्टिव आएगी, उनको फायदा होगा, आपको भी फायदा होगा। तो जो इंटरवेंशन है हमारी, वो हमेशा उस पॉपुलेशन की, उस ग्रुप की स्पेसिफिक नीड्स के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए, उनके लेवल के अकॉर्डिंगली होने चाहिए। अगर प्राइमरी और मिडिल हाई स्कूल उनकी नीड्स आगे भी हम करेंगे डिफरेंट होंगी, तो एक ही तरह की इंटरवेंशन सारी पॉपुलेशन के लिए सूटेबल नहीं होंगी या इफेक्टिव नहीं होंगी। तो हमें उस स्पेसिफिक ग्रुप को मद्देनजर रख के जो हमारी इंटरवेंशन होंगी उनको हमें प्लान करना पड़ेगा। जी, उसके बाद फैमिली बेस्ड प्रिवेंशन प्रोग्राम जो है मोस्टली वो किए जाते हैं। तो प्रिवेंशन का जो फैमिली से रिलेटेड प्रोग्राम्स है, उसके लिए प्रिंसिपल 5 जो है वो कहता है जी फैमिली बेस्ड प्रोग्राम शुड इनहेंस फैमिली बॉन्डिंग, इंक्लूड पेरेंटिंग स्किल्स, फैमिली रूल्स रेगुलेशन, फैमिली बाउंड्रीज, ये सारी चीजें आप एड्रेस करेंगे। क्योंकि फैमिलीज को जब भी हम आमतौर पे देखें जो प्रैक्टिसेस हमारे पास चलती हैं, तो हम फैमिली को जस्ट एजुकेट करते हैं ड्रग्स के बारे में, उनको इंफॉर्मेशन देते हैं, लेकिन जो इनका बेस है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो एलिमेंट है कि आपको फैमिली बॉन्डिंग स्ट्रेंथ करने की तरफ काम करना होगा। आप उनको इफेक्टिव पेरेंटिंग स्किल्स जो हैं वो सिखाएंगे, कैसे बच्चे की वो इमोशनल नीड्स, क्योंकि ज्यादातर जो है ज्यादा फोकस हमारे यहाँ जो दूसरी नीड्स, हमने अच्छे स्कूल में भी बच्चे को दाखिल करवा दिया, अच्छी बुक्स भी ले दी, आता जाता हम उसको जो पॉकेट मनी है वो भी देते हैं, तो हमारी नीड्स नहीं। इसके अलावा उसकी इमोशनल नीड्स, उसकी बॉन्डिंग कितनी है, आप उतना स्ट्रेंथ करेंगे कम्युनिकेशन के थ्रू कि वो बातचीत करें, उनकी एक बॉन्डिंग हो, वो अपने आप को जुड़ा हुआ फील करे अपनी फैमिली से, तो ज्यादा इफेक्टिव होगा। उसके लिए पेरेंटिंग स्किल्स, क्योंकि बच्चे को तो जरूर आप करेंगे ही करेंगे एजुकेट, फैमिलीज को भी करेंगे। पिछले दिनों भी आपने अगर देखा होगा तो एक बड़ा इस पे भी एक कंट्रोवर्सी हुई थी क्रिएट हमारे यहाँ, कि पिछले दिनों किसी एक हमारे मोटिवेशनल स्पीकर ने वो दिया था कि हमारे यहाँ तालीमी निज़ाम में ये प्रॉब्लम पाया जाता है कि जो लड़कियां हैं उनको ये पढ़ाया नहीं जाता कि कैसे बेहतरीन माँ बनना है या कैसे बेहतरीन बीवी बनना है। तो इस पे बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई कि जी ये नहीं, ये तो जो फीमेल्स के राइट्स हैं उसके अगेंस्ट है। और लेकिन मेरा ख्याल है कि हाँ, इसको अगर इस तरह से किया जाता, वो भी नहीं पढ़ाया जाता, वहीं पे ये भी प्रॉब्लम है कि कैसे अच्छा बाप बनना है या कैसे अच्छा हस्बैंड बनना है, ये भी नहीं पढ़ाया जाता। और यही चीजें जो जो हम इस पे कर रहे हैं कि फैमिली बॉन्डिंग, फिर उस तरह से पता नहीं होता कि कौन सी ऐसी पेरेंटिंग प्रैक्टिसेस हैं किस तरह से आप प्रॉपर जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको कर सकते हैं। तो ये आपको स्पेसिफिक कुछ प्रैक्टिसेस हैं, इसके लिए फिर आपको रिसर्च की जरूरत होगी कि कौन से पेरेंटिंग स्किल्स जो हैं या कौन सी प्रैक्टिसेस हैं वो इफेक्टिव हैं। ये कल्चर टू कल्चर भी वेरी करती हैं, फैमिली टू फैमिली
हमारी फैमिली रूल्स मुख्तलिफ, बाउंड्रीज मुख्तलिफ, तो आपका कल्चर, आपके घर का माहौल और उस तरह से। तो जब जब भी आप प्रोग्राम कोई भी प्लान करेंगे तो उसके लिए हमें कुछ इस तरह का होमोजेनस ग्रुप बनाना पड़ेगा, जिसमें एक तरह की नीड्स वाले कुछ लोगों को हम करें और उनके साथ फिर हम इस पे वर्क करें, जो फैमिली बेस्ड जो है हमारे प्रिवेंशन प्रोग्राम्स। जी। उसके बाद जो आपने क्वेश्चन अभी पूछा था स्कूल बेस्ड प्रोग्राम, तो उसके लिए प्रिंसिपल 6 है, प्रिवेंशन प्रोग्राम can be designed as early as preschool to address risk factors। कि जी जो हमारा प्रिवेंशन प्रोग्राम है वो आप प्री स्कूल से भी प्लान कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा बच्चा, उसमें स्पेसिफिक कुछ चीजें रिसर्च बेस्ड जो है उन्होंने बताई है कि अर्ली अग्रेसिव बिहेवियर, कोई बहुत छोटा बच्चा जैसे अर्ली स्कूल चाइल्ड है, वो गुस्सा करता है, उसको सोशल स्किल्स वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता, लो सेल्फ एस्टीम, वो जिसे हम कहते हैं कि ये बच्चा थोड़ा शाई है, शर्माता है, वो अपनी नीड्स अगर उस तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाता, तो इन चीजों के लिए आप प्री स्कूल लेवल पे भी इंटरवेंशन जो है वो प्लान कर सकते हैं, और वो इफेक्टिवनेस उनकी जो है वो प्रूव्ड है रिसर्च में। और ये वाले प्रोग्राम जो है ये मोस्टली फैमिली ओरिएंटेड है कि इसमें आपको फैमिली को इन्वॉल्व करना पड़ता है, फिर वही पेरेंटिंग की और पेरेंटिंग स्किल्स उनकी, लेकिन बच्चे की भी अगर किस तरह से बच्चा अपना अग्रेसिव बिहेवियर मैनेज कर सकता है, अपने इमोशंस, अपने बिहेवियर, और ये चीजों के लिए प्लान करना पड़ेगा। प्रिंसिपल 7 है जी, प्रिंसिपल 7 फॉर एलिमेंट्री स्कूल शुड एड्रेस improving academics and social emotional learning to address risk factors। ये प्री स्कूल या प्राइमरी स्कूल की बात कर रहे हैं, जब आप एलिमेंट्री या मिडिल स्कूल के लिए जाएंगे तो उसके लिए उनको डिफरेंट टाइप की जो है वो जरूरियात होंगी, उनके रिस्क फैक्टर डिफरेंट होंगे, उनके प्रोटेक्टिव फैक्टर्स भी डिफरेंट होंगे। तो यहाँ पे आपका जो प्रिवेंशन प्रोग्राम है उसको एड्रेस करना चाहिए उनकी सोशल और एकेडमिक सपोर्ट टाइप जो है उसमें आप उनको हेल्प करेंगे। अगर कोई बच्चा स्टडीज में परफॉर्म नहीं कर पा रहा अच्छे तरीके से, तो आमतौर पे जो हमारे यहाँ होता है कि उस बच्चे के मारपीट और बाकी दूसरे करते हैं तो ये क्यों नहीं करता, तो इसकी बजाय अगर हम रीजनिंग की तरफ जाएं कि अगर एक बच्चा नहीं कर पा रहा परफॉर्म, तो उसके लिए कोई इमोशनल लेवल का कोई प्रॉब्लम हो सकता है, उसको कोई डिफिकल्टी हो सकती है, उसके आईक्यू लेवल का प्रॉब्लम हो सकता है, उसको कोई एडजस्टमेंट के इश्यूज हो सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसमें अगर वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा, अगर उसकी इमोशनल फंक्शनिंग स्ट्रांग नहीं होगी, तो फिर उसके चांसेस होंगे कि वो सब्सटेंस अब्यूज की तरफ जाएगा अपनी अपनी उस क्योंकि जब आप परफॉर्म नहीं कर पाएगा एक बच्चा स्कूल में, तो वो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी, एंजाइटी होगी, उसको डिप्रेशन होगा कि मैं क्यों नहीं कर, लो सेल्फ एस्टीम होगी। तो इन चीजों को काउंटर करने के लिए उसके चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे कि वो ट्राई करेगा कोई ऐसी अनहेल्दी बिहेवियर। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक इसमें चीजें भी बताई हुई हैं कि इन पे आपको वर्क करने पड़ेगा जब आप एलिमेंट्री स्कूल के बच्चों के साथ कर रहे हैं। तो बेसिक जो पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है सेल्फ कंट्रोल, कि बच्चे को आप सेल्फ कंट्रोल सिखाएंगे। अब सेल्फ कंट्रोल कैसे सिखाएंगे, उसके लिए वही के डिफरेंट साइकोलॉजिकल जो है हमारी इंटरवेंशन टेक्निक्स हैं उनको यूज करेंगे कि वो अपने इम्पल्स कंट्रोल, इम्पल्सिव बिहेवियर आप अगर देखेंगे तो बड़ा आपको रिसर्च में हर जगह पे मिलेगा कि जो इम्पल्सिव डिसीजन लेता है बच्चा, उसके चांसेस होते हैं कि वो सब्सटेंस अब्यूज की तरफ जाएगा। तो उसको कंट्रोल अपने इमोशंस पे, अपने बिहेवियर पे इमोशन कंट्रोल सिखाया जा सकता है अगर आप कोई स्पेसिफिक जो इंटरवेंशन है, आप बिहेवियरल टेक्निक्स हैं या आप फैमिली बेस्ड प्रिवेंशन, इसके लिए भी फैमिली बेस्ड इंटरवेंशन भी यूज कर सकते हैं। तो उनको सेल्फ कंट्रोल अगर हम सिखाएंगे तो इससे चांसेस हैं कि वो कम होगा प्रॉब्लम उसका। इमोशनल अवेयरनेस की बात करते हैं। इमोशनल अवेयरनेस के उसको अपने इमोशंस का
अपने बिहेवियर का, वो किस तरह से फीलिंग्स का, इनका आपस में रिलेशनशिप क्या है, कौन सी फीलिंग्स और इमोशन किस तरह से आपका बिहेवियर जो है उसको कंट्रोल करते हैं। तो उसको अवेयरनेस होनी चाहिए किस तरह से वो फील कर रहा है। अगर उसको पता ही नहीं होगा मैं स्ट्रेस फील कर रहा हूँ, एंग्शियस फील कर रहा हूँ, अगर मुझे अवेयरनेस नहीं होगी तो मैं उसके सॉल्यूशंस की तरफ या किसी इंटरवेंशन की तरफ नहीं जाऊंगा। तो इमोशनल अवेयरनेस कैसे उसको दी जा सकती है कि हम उसको एजुकेट कर सकते हैं डिफरेंट इमोशनल, और उसको किस तरह से पॉजिटिव वे में एक्सप्रेस किया जा सकता है। अगर हम ये सिखा देंगे तो वो उसकी इमोशनल डिस्टरबेंस है जो उसको वो पॉजिटिव वे में एक्सप्रेस कर लेगा। कम्युनिकेशन स्किल्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं इसमें कि आप बच्चों को कम्युनिकेट करना, जब आप एलिमेंट्री स्कूल के बच्चों के साथ काम कर रहे हैं तो आप उनको कुछ जब आपको बच्चा कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा अपनी नीड्स के बारे में या अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में, अपनी मुश्किलात के बारे में, तो तब तक जब वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा तो वो स्ट्रेस में रहेगा। लेकिन जब उसको प्रॉपर कम्युनिकेशन पता होगी, वो अपनी जरूरियात को, नीड्स को, डिस्टरबेंस को, प्रॉब्लम्स को अगर वो प्रॉपरली कम्युनिकेट कर लेगा तो उसका ज्यादा बेहतर चांसेस हैं कि वो अनहेल्दी जो बिहेवियर्स हैं उनकी तरफ राग़िब नहीं होगा। सोशल प्रॉब्लम सॉल्विंग बड़ी इंपॉर्टेंट स्किल्स होता है इस स्टेज पे। जब बच्चे एलिमेंट्री स्कूल में, मिडिल स्कूल में जाते हैं तो पेयर रिलेशनशिप्स उनके बनते हैं, दोस्तियां बनती हैं। यही वो टाइम होता है जब वो अपने घर से निकल के एक बाहर के माहौल में लोगों से इंटरेक्ट करता है। अगर वो प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं कर पाता, अपने आप को लो फील करता है, उसको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होता है, वो प्रॉपरली समझ नहीं पाता, तो वो बुलीज जिसे हम कहते हैं कि इसी एज में मोस्टली स्टार्ट होती है कि उसको किया जाता है। तो इसमें अगर वो प्रॉपरली आप उसको इन चीजों के बारे में अवेयर कर देंगे तो चांसेस हैं कि वो अनहेल्दी कोपिंग की तरफ, ये पॉजिटिव कोपिंग है कि अगर उसको सोशल स्किल्स आते होंगे तो वो इस तरह की अगर कोई काउंटर करता है प्रॉब्लम तो वो उसको अप्रोप्रिएटली सॉल्व कर लेगा। इसके बाद ये एकेडमिक सपोर्ट, स्पेशली इन रीडिंग, कि उसको स्पोर्ट, अब ये स्पोर्ट फैमिली भी प्रोवाइड कर सकती है, टीचर भी प्रोवाइड कर सकते हैं कि अगर एक बच्चे को डिफिकल्टी हो रही है किसी सब्जेक्ट में समझने में या करने में तो वो एंग्शियस होगा, फेयरफुल भी होगा, स्ट्रेस भी होगा। तो इस चीज के लिए अगर उसको प्रॉपरली ये चीजें समझाई जाती हैं, उसको हेल्प किया जाता है, एड्रेस किया जाता है, और उसको, सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते, मुख्तलिफ लेवल होता है, एक जल्दी सीख जाता है, दूसरे बच्चे को थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। तो आमतौर पे पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को क्रिटिसाइज भी कर रहे होते हैं, कंपेयर कर रहे होते हैं, वो उसके इतने अच्छे मार्क्स आते हैं, तुम्हारे इतने अच्छे नहीं आते, वो इतना पढ़ता है तुम नहीं पढ़ते, वो फर्स्ट आता है तुम क्यों नहीं आते, तुम ये बजाय इस तरह की चीजों के कंपैरिजन करने के या क्रिटिसाइज करने के, ब्लेम करने के, अगर उनको सपोर्ट किया जाए, अगर एक को एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है तो आप उसको थोड़ा एक्स्ट्रा सपोर्ट करें तो वो भी उसी तरह से परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा। आप उसकी अगर परफॉर्म नहीं कर रहा तो किस वजह से नहीं कर रहा, आप रीजन की तरफ जाएं, आप वहां से सोल्यूशन देखेंगे तो फिर जो अनहेल्दी वे है, जो रिस्क है, वो कहीं ना कहीं कम हो रहा होगा उसका। उसके बाद जी है हमारा प्रिंसिपल 8, प्रिवेंशन प्रोग्राम फॉर हाई स्कूल और कॉलेज स्कूल इंक्रीज एकेडमिक एंड सोशल कॉम्पिटेंस। इसमें भी वही है कि आप उनको हेल्दी हैबिट एजुकेशन में उसकी तरफ राग़िब करें। उसका जो हाई स्कूल में या कॉलेजेस में जाते हैं इन्वायरमेंट डिफरेंट होता है, वहां पे जब जाएगा बच्चा तो उसको टोटली वो एक कंट्रोल इन्वायरमेंट से आज़ादी वाला माहौल कॉलेज में मिलता है। तो स्कूल में जाता है तो वो डिफरेंट और मुख्तलिफ और थोड़ी मुश्किल स्टडीज होती हैं, उसमें अगर प्रॉब्लम होता है उसको
तो इस लेवल पे आपको रीडिंग हैबिट उसमें डेवलप करने की जरूरत होगी। आपने जो उसका कोर्स है उससे रिलेटेड, इसके अलावा और भी बुक्स की उसको आदत डालें। सोशल कॉम्पिटेंसी की, वही जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि यहाँ पे रिलेशनशिप पे थोड़ा और जो डेवलप हो रहा था है पर्सन का एक सेंस, उसमें अगर आप उसको सपोर्ट करेंगे, एटोनमी का एक, कि वो अपने आप को आजाद फील करना चाहता है, अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहता है, तो इस चीज में अगर पेरेंट्स, स्कूल, एनवायरनमेंट उसको सपोर्ट करेगा तो उस वो हेल्दी वे में इस ट्रांजिशन फेज से आसानी से और स्मूथली गुजर जाएगा, उसको प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। इसमें भी कुछ इसी तरह के स्टडी की हैबिट के उनको हेल्प करें कि वो अब अपनी आदत बनाएं, स्टडी की आदत डालें अपने आप को, बजाय इसके कि उनको एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में उनको शौक पैदा हो, उनकी आदत बने, एक बिहेवियर बने और वो उस पर काम करें। इसके बाद है जी कम्युनिकेशन, वही जब हमने पहले बात की, पेयर रिलेशनशिप, सेल्फ एफिकेसी एंड असर्टिवनेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। असर्टिवनेस और सेल्फ एफिकेसी या सेल्फ एस्टीम के उसको लो कॉन्फिडेंस अगर है किसी बच्चे का, वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, वो उस तरह से अपना एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो असर्टिवनेस ट्रेनिंग अगर आप देते हैं कि वो दोनों चीजों के बीच में, एक ये है कि आप सम टाइम बहुत गुस्से में किसी भी चीज को बहुत गुस्से अग्रेसिवली बिहेव करते हैं, या फिर बच्चा बिल्कुल अपनी फीलिंग जो है वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता। तो दोनों में बीच का रास्ता होता है असर्टिवनेस, कि आप अपनी फीलिंग्स इस तरह से एक्सप्रेस करें कि अगले की जिससे आप बातचीत कर रहे हैं उसकी फीलिंग्स भी हर्ट ना हो और आपकी नीड्स जो है वो भी फुलफिल हो, कि आप अपनी नीड्स जो है वो दूसरों की, कि अगर मैं किसी को मना कर दूंगा किसी काम के लिए, किसी ने कहा मैं मना कर दूंगा तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर उस दिन मैं बिजी हूं या मैं कोई काम कर रहा हूं, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं उसको करूं, तो मैं प्रॉपर वे में अगर उसको बता देता हूं कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, इस टाइम पे मैं ये कर रहा हूँ, तो वो पॉजिटिव वे में, तो मेरा ख्याल है अगला भी हर्ट नहीं होगा। और दूसरा क्या होता है कि हम करते क्या है, गुस्से में या तो जवाब देंगे जहाँ पे हमारे रिलेशनशिप खराब होते हैं, या फिर हम कहते हैं हाँ हाँ ठीक है मैं कर लूंगा, कोशिश कर लूंगा, जबकि मुझे पता होगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा। जब मैं नहीं कर पाऊंगा तो फिर स्ट्रेस भी होऊंगा, एंक्शियस भी होऊंगा और फिर मेरे रिलेशनशिप जो है वो भी डिस्टर्ब होंगे। तो असर्टिवनेस ट्रेनिंग यही होती है कि बच्चे अपनी जो फीलिंग्स हैं, जो नीड्स हैं, वो कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैसे नो बोलना उनको सिखाया जा सकता है, कि जो चीजें उनके लिए, अगर अगर हम इसको प्रिवेंशन की फील्ड से स्पेसिफिकली करें एसोसिएट, तो से नो टू ड्रग्स, तो अगर असर्टिव होगा तो बच्चा जो है नो कहने के पोजीशन में होगा। अगर वो नहीं होगा असर्टिव, तो चांसेस हैं कि वो पेयर प्रेशर में आके सब्सटेंस अब्यूज की तरफ चला जाएगा। पेयर प्रेशर में आके के सारे यूज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर मैं नहीं करूंगा तो मेरी दोस्ती खराब हो जाएगी, वे मुझे साथ नहीं बिठाएंगे या मेरी इनके साथ ताल्लुकात खराब होंगे। तो उसको असर्टिवनेस ट्रेनिंग जब आप देंगे तो प्रॉपरली वो उनको कम्युनिकेट कर देगा कि ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मेरी फैमिली और मेरे पर्सनल जो जो जो, जो बिलीव्स हैं ये उनके अगेंस्ट है, तो मैं ये चीज नहीं कर सकता। मेरी आप लोगों के साथ दोस्ती है लेकिन इस चीज के लिए मैं नहीं कर सकता। ये असर्टिवनेस इस तरह से इंपॉर्टेंट है कि हम बार बार एक स्लोगन यूज करते हैं से नो टू ड्रग्स, तो हम उसको नो कहना सिखाएंगे। सिर्फ उसको बता देना नो टू ड्रग्स काफी नहीं है। इसके बाद अगर हम करते हैं कम्युनिटी बेस्ड जो है प्रोग्राम्स, वो आते हैं कि अगर हमने पहले बात की ओवरऑल कुछ प्रिंसिपल्स हैं, वो कोई भी प्रोग्राम आप जब भी प्लान कर रहे हैं, मुख्तलिफ सेटिंग में आप मिल रहे हैं, वो फैमिली किसी भी, वो फैमिली में हो, फैमिली बेस्ड हो, वो कम्युनिटी बेस्ड हो, वो स्कूल बेस्ड हो, तो उसके लिए फिर हमने स्पेसिफिक कुछ प्रिंसिपल था रिलेटेड फैमिली बेस्ड प्रिवेंशन प्रोग्राम से रिलेटेड था, उसको डिस्कस किया हमने। उसके बाद हमने स्कूल प्रिवेंशन प्रोग्राम से रिलेटेड जो स्किल थी, जो चीजें थी, उनको हमने डिस्कस किया। और अब हम जो है कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम जो है उनके बारे में थोड़ा बात करेंगे। तो प्रिंसिपल 9 जो है ये कम्युनिटी
प्रोग्राम जो है उससे रिलेटेड है। प्रिवेंशन प्रोग्राम्स एम्ड एट जनरल पॉपुलेशन एट की ट्रांजिशन पॉइंट्स। स्पेशल जो जो ट्रांजिशन पॉइंट हम क्या कहते हैं एक बच्चे की लाइफ में, हमारी सारी लाइफ जो है ये मुख्तलिफ ट्रांजिशन से हम गुजरते हैं। पहले बच्चा पैदा होता है, वो घर में होता है सिर्फ, उसके बाद एक ट्रांजिशन होती है उसकी लाइफ में, वो स्कूल जाता है। अब प्राइमरी स्कूल के बाद उसकी फिर एक और ट्रांजिशन होती है, वो मिडिल स्कूल में जाता है। मिडिल स्कूल के बाद वो हाई स्कूल में, ये एक और ट्रांजिशन है। उसके बाद वो कॉलेज में जाएगा, ये एक और अदर ट्रांजिशनल फेज है। फिर वो यूनिवर्सिटी में जाएगा, ये एक और डिफरेंट, आपका एनवायरनमेंट चेंज होगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज होंगी, आपका रोल चेंज होगा। तो ये सारी चीजें मिलके किसी न किसी तरह से हमें स्ट्रेस, एंशियस और ये चीजें कर रही होती। स्टडीज कंप्लीट हो गई, उसके बाद एक और फेज आएगा जहाँ पे उसको जॉब्स के लिए, करियर के लिए, कहीं उसने काम स्टार्ट कर दिया है, जॉब स्टार्ट कर दी, बिजनेस स्टार्ट कर दिया, ये एक और ट्रांजिशन है। फिर पर्सन शादी करेगा, बच्चे आएंगे। तो हम सारी जिंदगी मुख्तलिफ ट्रांजिशन से गुजरते रहते हैं। हर ट्रांजिशनल फेज जो होता है उसकी कुछ स्पेसिफिक डिमांड्स होती हैं, कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं, कुछ हमारे रोल्स होते हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जहाँ पे इनकी कुछ पॉजिटिव चीजें होती हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। तो इस टाइम पे इन इन सारे ट्रांजिशनल जो जो हमारे फेजेस होते हैं, इस पे चांसेस होते हैं कि एक पर्सन जो है वो वल्नरेबल हो सकता है सब्सटेंस अब्यूज की तरफ। तो हमें कम्युनिटी के डिफरेंट जो फेजेस हैं उन पे लोगों को उस तरह की वो फिर जो है हमारा टेलर्ड इंटरवेंशन वो आ जाएगा प्रिंसिपल कि अगर एक पर्सन को जो जॉब कर रहा है, अगर वहां पे एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम हो रहा है, वो वहां पे कोप नहीं कर रहा, तो स्कूल वाली इंटरवेंशन उस पे काम नहीं करेंगी। किसी का फैमिली का प्रॉब्लम है तो उसके लिए वो वाली नहीं करेंगी। तो इसलिए मुख्तलिफ ट्रांजिशनल फेज उसके लिए स्पेसिफिक उसकी नीड्स को मद्देनजर रखते हुए हमें अपनी जो इंटरवेंशन है वो प्लान करनी होगी। प्रिंसिपल 10 है जी, ये कहता है कम्युनिटी प्रिवेंशन प्रोग्राम जो है वो अगर कंबाइंस होते हैं दो या दो से ज्यादा प्रोग्राम से, तो वो ज्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं। कि प्रिवेंशन प्रोग्राम जो है वो हम स्कूल के जो है उसमें भी प्रिवेंशन प्रोग्राम पे काम करें। इसके अलावा फैमिली बेस्ड प्रिवेंशन, इसके अलावा और भी कोई डिफरेंट क्लब्स में, प्लेग्राउंड्स में, या आप समझ लें कि डिफरेंट मीडियम्स के थ्रू अप्रोच करें, मीडिया के थ्रू हम अप्रोच करें, तो ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, बजाय इसके कि हम कोई एक स्पेसिफिक स्कूल प्रोग्राम या फैमिली प्रोग्राम या इस तरह का करें। डिफरेंट वे से अगर हम अप्रोच करेंगे तो ज्यादा इफेक्टिव होंगे और हम ज्यादा लोगों तक अपनी जो नॉलेज है या जो स्किल्स हैं उनको ट्रांसफर कर सकेंगे। और प्रिंसिपल जो है 11 वो इसी से रिलेटेड है, रीचिंग पॉपुलेशन इन मल्टीपल सेटिंग, जैसे हमने पहले की स्कूल में, क्लब्स में, प्लेग्राउंड में, या बहुत सारे बच्चे आप देखें मुख्तलिफ कम्युनिटीज में वो स्कूल नहीं जा रहे होते, तो कोई ऐसा पॉइंट जहाँ पे ये लोग गली मोहल्ले में भी स्ट्रीट चिल्ड्रन का जैसे जुवेनाइल जो बच्चों की जेलों में इस तरह के वो जो है सबसे वो वाला ग्रुप होता है जो मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप होता है, तो इनको आप डिफरेंट सेटिंग में अप्रोच कर सकते हैं। आपके सेंटर्स में, हमारे जो ड्रग ट्रीटमेंट सेंटर हैं वहां पे आ रही होती हैं फैमिलीज, तो जो वल्नरेबल ग्रुप होता है जिनके पेरेंट्स या घर में कोई भी फैमिली मेंबर ड्रग्स ले रहा होता है या पेशेंट होता है ड्रग्स का या सब्सटेंस अब्यूज उसका, तो उसके चांसेस ज्यादा होते हैं बच्चे में भी। तो आप वहां पे हम उनको अपना प्लान जो अपना प्रोग्राम है या अवेयरनेस है या उससे रिलेटेड अप्रोच कर सकते हैं। जैसे फैमिली के प्रोग्राम्स वीकली बेस पे मेरे ख्याल में मोस्टली जो हैं सेंटर में वो कर रहे होते हैं, फैमिली मीटिंग्स टाइप, तो वहां पे आप अप्रोच कर सकते हैं फैमिलीज को, बच्चों को। प्रिंसिपल 12 है जी, प्रिवेंशन प्रोग्राम अडॉप्टेड टू कम्युनिटी नॉर्म्स कल्चर्स, के जो भी आप प्रोग्राम डिजाइन कर रहे हैं
वो उसके कल्चर से और उसकी नॉर्म से रिलेटेड या उसके कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होना चाहिए। हमारी हर कल्चर की डिफरेंट जो है चीजें, और इसमें इम्पोर्टेंट है कि आप स्ट्रक्चर कैसे कर रहे हैं, कंटेंट क्या है और डिलीवरी कैसे। अब ये स्ट्रक्चर का क्या है कि अगर हम एक प्लान कम्युनिटी में कर रहे हैं तो हम किस तरह से, स्ट्रक्चर क्या है उसका, सिटिंग प्लान क्या होगा, वहां पे ऑडियंस क्या होंगे, मेल होंगे, फीमेल होंगे, बहुत सारे, या कुछ ऐसे कम्युनिटीज मिलेंगी जहां मेल को और फीमेल को आप एक साथ बिठा के नहीं कर सकेंगे प्रोग्राम। कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पे आप एक साथ बिठा के कर सकते हैं। कुछ कम्युनिटीज में या कुछ एरियाज में ऐसा हो सकता है कि फैमिलीज बच्चों को या पेरेंट्स को आप एक साथ, तो इस तरह का स्ट्रक्चर आपको पहले करना पड़ेगा कि हम कैसे करेंगे। उसके बाद कंटेंट, कंटेंट क्या है कि हम उसको, उनको स्किल्स क्या दे रहे हैं, हम उनको बता क्या रहे हैं, जो 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 स्किल्स हैं, जो जो है वो हम क्या उनको दे क्या रहे हैं। वो फिर वही कि उनकी जो कल्चर्स नॉर्म हैं उससे कंट्राडिक्टरी नहीं होना चाहिए। और डिलीवरी किस तरह से, किस जुबान में, अगर एक ऐसे ग्रुप में हम जाते हैं जिनकी जुबान मुख्तलिफ है, हम उर्दू में बात करते हैं, वो पंजाबी या उस तरह वाले भी समझने वाले हैं, तो इन चीजों को जब आप प्लान कर रहे हैं तो सारी चीजों को, स्ट्रक्चर क्या होगा, कंटेंट क्या होगा, डिलीवर कैसे करेंगे, मल्टीमीडिया आप यूज करेंगे, आप लेक्चर करेंगे, तो ये सारा आपको पहले प्लान करना पड़ेगा। प्रिंसिपल 14 है जी, वो है प्रिवेंशन प्रोग्राम शुड इंक्लूड टीचर ट्रेनिंग एंड गुड क्लासरूम मैनेजमेंट। के टीचर्स ट्रेनिंग जो है वो इंक्लूड होनी चाहिए आपके प्रिवेंशन प्रोग्राम में। टीचर्स ट्रेनिंग, फिर वही बात आ जाती है कि काफी नहीं है उनको ड्रग से रिलेटेड नॉलेज देना, उनको किस तरह से वो पॉजिटिवली क्लासरूम को मैनेज कर सकते हैं, किस तरह से बच्चे को अप्रिशिएट कर सकते हैं, पॉजिटिव गुड बिहेवियर को कैसे रिवॉर्ड कर सकते हैं, अनएक्सेप्टेबल जो बिहेवियर है उसको कैसे डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये इसके कैसे, अगर कोई बच्चा परफॉर्म नहीं कर पा रहा तो उसको सपोर्ट करते हैं। ये सारी चीजें, ये सारे स्किल्स, गुड टीचर स्किल जो है वो इंक्लूड होंगे अगर आप कोई टीचर्स ट्रेनिंग के लिए प्रोग्राम करते हैं, तो वो इंक्लूडेड होगा, टीचर्स को भी आप इंक्लूड करेंगे। प्रिंसिपल 15 है जी, इफेक्ट प्रिवेंशन प्रोग्राम इफेक्टिव व्हेन इंटरैक्टिव। कि जो आपका प्रिवेंशन प्रोग्राम है, स्कूल प्रिवेंशन प्रोग्राम हो, कम्युनिटी हो, या आपका फैमिली बेस्ड प्रोग्राम हो, वो जस्ट लेक्चर बेस्ड नहीं होना चाहिए कि आपने जाके लेक्चर एक बनाया हुआ है और वो आप जो सोच के गए हैं कि मैंने ये बताना है, प्लान करके गए हैं, वो आपने बता दिया। बल्कि इंटरेक्टिव होना चाहिए, रोल प्लेज होनी चाहिए, डिस्कशन होनी चाहिए, इन्वॉल्व करना चाहिए आपको, आपके जो भी ऑडियंस हैं उनको, कि वो डिस्कस करें, वो ज्यादा लर्निंग, और वो उसमें इंटरेक्टिव में वो इंटरेस्ट लेंगे, अपने आइडियाज, आपको कुछ नई चीजें मिलेंगी, उनकी कोई स्पेसिफिक नीड्स के बारे में पता चलेगा, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगी, कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होंगे। तो जरूरी है कि जब भी आप इस तरह का कर रहे हैं तो इंटरेक्टिव टाइप होना चाहिए, जस्ट लेक्चर बेस। तो वो बच्चे, जब आप स्कूल में जाके लेक्चर देंगे तो जो प्रिवेंशन प्रोग्राम होगा तो बच्चे उसको उसको भी सिर्फ एक और लेक्चर लेंगे कि जैसे पहले हमने 4 लेक्चर 5 लेक्चर टीचर ने दे दिए, ये भी उसी तरह का है। तो कुछ डिफरेंट होना चाहिए जब आप एक प्रोग्राम प्रिवेंशन का कर रहे हैं। तो जो जो एक स्पेसिफिक स्कूल में चल रहा है, कॉलेज में लेक्चर टाइप, तो उससे हट के जब आप करेंगे तो वो इंटरेस्टेड होगा, इंटरेस्ट लेंगे बच्चे उसमें। और जी 16 प्रिंसिपल है कि जो जो भी हमारा प्रिवेंशन प्रोग्राम है वो रिसर्च बेस्ड होना चाहिए और कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। कि हमें सारी मैनेजमेंट कॉस्ट इफेक्टिव, जब जब भी आप प्रिवेंशन प्रोग्राम जो है वो रिसर्च बेस्ड बनाएंगे तो वो कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा और होना चाहिए। तो ये बेसिक जो है, मेरा ख्याल है क्योंकि टाइम हमारा तकरीबन करीब है,
तो ये 16 प्रिंसिपल जो है वो नाइडा ने दिए थे, और अगर किसी भी इन सारे प्लान्स को, जैसे मैंने कहा था कि इन सारे प्रिंसिपल को या इन कुछ में से कुछ प्रिंसिपल्स को बुनियाद बनाकर अगर हम एक प्लान करते हैं प्रिवेंशन प्रोग्राम, तो वो चांसेस होंगे कि हमारे जो प्रिवेंशन प्रोग्राम है वो उसी तरह से इफेक्टिव होगा जैसे जो बाकी कंट्रीज में है, ज्यादा इफेक्टिव, और उसके रिजल्ट्स आएंगे। और फिर वही के अगर मैयर कर सकें हम, अगर रिसर्च कल्चर जो है हमें वो क्रिएट करना होगा कि हमें पता तो चलेगा कि इफेक्टिव कौन सा है कौन सा नहीं है। अब जरूरी नहीं है कि ये सारी रिसर्चर जो है ये अदर कल्चर की है, अब हमारे कल्चर से रिलेटेड इसमें कौन सा प्रिंसिपल जो है वो अप्लाई करता है, कौन सी चीजें करती हैं, तो उसके लिए हमें एक रिसर्च कल्चर बनाना होगा और उसकी अकॉर्डिंगली हमें ये पूरा प्लान करके और ये चीजें करनी होंगी, तो फिर हमारा जो ट्रीटमेंट प्रिवेंशन का जो हमारा है प्रोग्राम वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। जी, तो मैंने ये प्रिंसिपल जो है जो आपकी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस थी कि पूरे टाइम पे खत्म करना है, तो मेरा ख्याल है कि मैं उसमें कामयाब हुआ हूँ। जी अब अगर जी डॉक्टर साजिद, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। मैं सुन रही थी थ्रू आउट जो है वो सारे 16 जो आपने बड़े अच्छे एक्सप्लेन किए जो हमारे प्रिवेंशन के जो थे प्रिंसिपल्स हैं। तो बहुत कुछ क्वेश्चंस भी हमें रिसीव हुए हैं, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जितना अच्छा आपने एक्सप्लेन किया है तो मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि टाइम भी शॉर्ट है, तो क्वेश्चन जो है वो हम लोग नेक्स्ट टाइम के लिए रखते हैं। तो जैसे हम बात कर रहे थे इसकी स्ट्रेटजीज की, प्रिंसिपल्स की, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट मुझे लगा वो ये था कि नो कहने की जो स्किल्स है वो बड़ी मैटर करती है ये प्रिवेंशन प्रोग्राम में। जब हम क्योंकि ये प्रिवेंशन प्रोग्राम जो है वो यूथ बेस्ड लग रहा है, यानी हम उनको ज़्यादा टारगेट कर सकते हैं। अपने स्कूल जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे ज़्यादा बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट हो सकता है। तो जो नो कहने की स्किल्स हैं, और इसके अलावा जो हम लोग देख रहे थे कि ये जो पेरेंट्स का और जो टीचर्स का रोल है वो बड़ा अच्छा इसमें एक्सप्लेन हुआ है। यानी ज़्यादा जो जहाँ पे गैप हमें फील होता है कि पेरेंट्स को और टीचर जो है वो इसको प्रॉपर एक तो अंडरस्टैंड नहीं करती, दूसरा कुछ टाइमिंग इशू, कुछ इस तरह की चीज़ों से लेके हम लोग उसको अपने बच्चों को, अपने जो यूथ हैं, हमारे जो बच्चे हैं उनको प्रॉपर गाइड नहीं कर पाते। जब ये गाइडेंस अवेलेबल नहीं होती है बच्चों को, और यानी स्कूल लेवल से, फिर उसके अलावा जो जब वो हाई स्कूल या फिर आप कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहे हैं कि वहाँ पे प्रोग्राम प्रिवेंशन का जो आपको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, तो ये बड़ा मुश्किल होता है। और ज़रूरी हो जाता है कि हम सबसे पहले जो है वो कम्युनिटी को अवेयर करें, और इसके बाद जो है वो हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं, उनको एजुकेट करें ताकि वो भी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकें जो प्रिवेंशन प्रोग्राम है उनको इम्प्लीमेंट करने में। ये भी बड़ा ज़रूरी है कि हम लोग इसको इस प्रिंसिपल्स को, और शायद वो मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान में उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, लेकिन हम उनको अपने कल्चर, अपनी बाउंड्रीज और अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग जो है वो इसको मॉडिफाई करके यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जैसे मैं ऐसे पाकिस्तान की बात करूँ या फिर यूथ फोरम पाकिस्तान की बात करूँ, तो हमारा जो मेन फोकस भी यही है कि हम लोग जो है एविडेंस बेस्ड जो प्रैक्टिसेस हैं, चाहे वो सब्सटेंस यूज प्रिवेंशन में हो या सब्सटेंस यूज ट्रीटमेंट में हो, इन्हीं को प्रमोट करेंगे। और इसके लिए हम लोग ने इससे पहले जो है सब्सटेंस यूज जो प्रोफेशनल्स थे उनकी ट्रेनिंग्स भी पाकिस्तान में ऑर्गेनाइज की हैं, जो प्रॉपर जो है वो कुछ हमारे एजुकेशन प्रोवाइडर्स हैं उनके अंडर हुई हैं। अब ऐसा पाकिस्तान जो है वो खुद एक एजुकेशन प्रोवाइडर है। तो यही मकसद है कि एविडेंस बेस्ड जो प्रैक्टिसेस हैं उनको प्रमोट किया जाए, उनको इम्प्लीमेंट किया जाए। और साथ ही साथ चूंकि शुरू में हमने बात की कि अवेयरनेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हम लोगों को अवेयर नहीं कर सकते, हम उनको प्रिवेंट नहीं कर सकते उस लेवल का जो हम लोग चाहते हैं। तो इसके लिए हम लोग थैंकफुल हैं, हमारी जो एनजीओज हैं डिफरेंट पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहर में काम कर रहे हैं, जो ग्रास रूट लेवल पे जाके स्कूल्स में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, थ्रू लेक्चर्स भी दे रहे हैं। और इसके अलावा कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं
अच्छे लेवल पे काम कर रही हैं, वो ऑडियंस को इन्वॉल्व करती हैं, प्रॉपर उन्हें टारगेट किया जाता है उनकी एज और स्टेज के अकॉर्डिंग जो है, और उन्हें जो है ना उसके अकॉर्डिंग जो है वो लेक्चर्स और प्रोग्राम जो है वो प्लान किए जाते हैं, डिज़ाइन किए जाते हैं, ताकि प्रॉपर जो प्रिवेंशन है उसकी तरफ हम जा सकें और लोगों को एजुकेट कर सकें कि सब्सटेंस यूज़ क्या है और इसके क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं, क्योंकि हमारे यूथ को सबसे ज़्यादा ये मुतासर कर रहे होते हैं सब्सटेंस यूज़। और जो ट्रीटमेंट है उसके हम लोग अभी आज ज़्यादा बात नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इससे पहले भी हमारे कुछ और प्रोफेशनल्स हैं जो डिफरेंट टॉपिक पे कुछ बात कर चुके हैं, और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं ट्रीटमेंट से रिलेटेड, सब्सटेंस यूज ट्रीटमेंट की मैं बात कर रही हूँ, वो ऑलरेडी प्लान्ड हैं और इंशाल्लाह फर्दर हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो मैं बात कर रही थी आइसा पाकिस्तान की, यूथ फोरम पाकिस्तान की, कि इन्होंने जो इनिशिएटिव लिया है प्रिवेंशन से रिलेटेड और यूथ जो ट्रीटमेंट है सब्सटेंस यूज़ की, उनके जो प्रोफेशनल्स हैं उनको लेटेस्ट नॉलेज के साथ इक्विप करने के लिए और एडवांस नॉलेज है वो प्रोवाइड करने के लिए, तो ये जो है ना उसका क्रेडिट जो है हमारे प्रेसिडेंट बशीर अहमद नाज साहब को भी जाता है। इससे पहले जो हम लोग 2 लाइव सेशन जो कर चुके हैं, जो इस प्रॉपर एक सीरीज जो है वो हमने जैसे कि स्टार्ट की है, तो उसमें 2-3 सेशन जो है उसमें हम लोग यूथ को भी इस साथ इन्वॉल्व कर रहे हैं, हमारे जो यंग प्रोफेशनल्स हैं वो भी हमारे साथ हैं, इसके अलावा जो हमारे सीनियर एक्सपर्ट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं जो कई सालों से ड्रग यूज ट्रीटमेंट में और प्रिवेंशन पे काम करें, हम उनको भी इनवाइट करते हैं, ताकि एक तो कोविड-19 की वजह से फेस टू फेस इवेंट जो है वो पॉसिबल नहीं हो रहा, तो और यही था कि लाइव सेशन जो है वो एक ट्रेंड भी है कि पाकिस्तान में भी हम लोग इसको थोड़ा सा प्रमोट करें, और जो एजुकेट करने का जो एक सिलसिला है वो उसको हम लोग कंटिन्यू रखें। तो हम थैंकफुल हैं, हमारे जो इससे पहले सेशंस हुए हैं, डॉक्टर तलत साहब हैं, हमारी यूथ लीडर हैं मिस सुंदर सुहेल हैं, आपके भी बहुत थैंकफुल हैं कि आपने भी आज हमें टाइम दिया, और इंशाल्लाह हम ये जो लर्निंग और शेयरिंग जो जर्नी है इसको कंटिन्यू रखेंगे, और कोशिश करेंगे आइसा पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से और जो इंटरनेशनल जितनी भी हमारे वेबिनार्स और रिसर्चेस होते हैं आइसा ग्लोबल के प्लेटफॉर्म से भी जो चीज़ें हो रही हैं वो भी आपके साथ जो हैं वो प्रॉपर शेयर करते रहें, ताकि घर बैठ के हम लोग चीज़ों को लर्न कर सकें और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जो है उनको इम्प्लीमेंट कर सकें, और जो नया नॉलेज और नई स्ट्रेटजीज जो शेयर होती हैं उनको अडॉप्ट कर सकें। तो आपका वंस अगेन बहुत शुक्रिया कि स्पेशली संडे वाले दिन आपने हमें टाइम दिया, और डॉक्टर साजिद साहब, तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, और इंशाल्लाह किसी और नए टॉपिक के साथ मज़ीद आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जो है वो अपना नॉलेज है वो शेयर करते रहें, ताकि हमारे व्यूवर्स और देखने वाले जो हैं वो घर बैठे जो हैं वो नॉलेज हासिल कर सकें। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया हमें और मौका दिया कि जो हम अपनी अपनी जो हमारी कुछ इंफॉर्मेशन थी वो हमने लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। तो बिल्कुल ज़रूर इंशाअल्लाह जितना बेस्ट हमारे पार्ट पे होगा हमेशा की तरह वो हम अपनी एफर्ट्स आप लोगों के साथ भी वो करते रहेंगे इंशाअल्लाह। और मेरा एक एक पॉइंट जो आपने बड़े अच्छे तरीके से सारी आइसा पाकिस्तान की और यूथ फोरम पाकिस्तान की बड़े अच्छे तरीके से उसकी पूरी प्लानिंग का और उसने बताया, तो मैं कहूँगा कि मेरा ख्याल है एक चीज जो है वो अभी मेरी रिक्वेस्ट होगी कि इसमें ऐड करें हम एक रिसर्च का जो है पार्ट, वो हमारा कहीं ना कहीं अभी तक मिसिंग है। तो मेरा ख्याल है कि कोई हमें इसकी तरफ जो है प्रॉपर रिसर्च की तरफ भी जानना चाहिए, तो हम ज्यादा बेहतर तौर पे जो हमारे प्रोग्राम्स हैं इनको कर सकते हैं इम्प्लीमेंट। थैंक यू सो मच आप सबका भी और तमाम सुनने वालों का भी। जी थैंक यू। मैं बस 1 मिनट और लूँगी कि जैसे मैंने पहले भी शेयर किया है कि आइसा पाकिस्तान ने जो अपना इनिशिएटिव लिया है पाकिस्तान में किस तरह से उसका प्रोग्राम जो है आइसा ग्लोबल के मिशन को फॉलो करना है, इम्प्लीमेंट करना है, उसमें यही था कि सबसे पहले हमने जो इनिशिएटिव लिया वो हमने प्रोफेशनल्स के लिया। प्रोफेशनल जो भी सब्सटेंस यूज़ ट्रीटमेंट में काम कर रहे हैं उनके लिए हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज की, जिसका जो है वो क्रेडिट बशीर अहमद नाज सबको भी जाता है, जिनकी हमेशा मोरल और फाइनेंशियल सपोर्ट हमारे साथ रही है, और उन्हीं की वजह से पॉसिबल हुआ कि हम लोगों ने इंटरनेशनल एग्ज़ाम जो है वो इंटरनेशनल सर्टिफाइड एडिक्शन प्रोफेशनल्स के वो पाकिस्तान में जो है वो ऑर्गेनाइज किए, और जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं उनको अपॉर्चुनिटी दी,
क्योंकि इससे पहले बहुत मुश्किल था कि दूसरों में हम लोग जाके तो एग्जाम्स में अपीयर होते थे, ट्रेनिंग्स लेते थे, लेकिन ये सारा जो है वो आईएसएफ पाकिस्तान को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने पाकिस्तान में ये सारी अपॉर्चुनिटीज जो है वो प्रोवाइड की हैं। और इसके बाद हम लोगों ने जो नेक्स्ट हमारा स्टेप था वो यही था कि हम लोग यूथ को इन्वॉल्व करें। यानी जो प्रिवेंशन की जो स्ट्रेटजी या प्रिंसिपल्स की हम बात कर रहे हैं, ये बहुत सारे प्रोफेशनल शायद जानते हैं, लेकिन मसला ये था कि प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे थे। और कुछ ये था कि वो प्रॉपर जो है ना वो स्टडी भी उस तरह से शेयर नहीं हो रही थी। तो इंशाल्लाह हम लोगों ने, हमारी कुछ एनजीओ जो हैं जो अवेयरनेस पे काम कर रही हैं, जो प्रिवेंशन पे काम कर रही हैं, उनको साथ लेंगे, उनकी सर्विसेज लेंगे, अपने एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व करेंगे, अपने यंग प्रोफेशनल्स को इन्वॉल्व करेंगे। और जो यंग प्रोफेशनल्स को और यूथ को एंगेज करने का जो सिलसिला असलम साहब ने शेयर किया, मैं उनको नाम जो है वो सॉरी मेंशन करना भूल गई थी, कि ये क्रेडिट भी उनको जाता है कि उन्होंने पूरे पाकिस्तान में यूथ को इन्वॉल्व किया। और ये बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो एक टॉपिक था या वो एक चीज़ थी जिसमें हम लोग बहुत पीछे थे। यानी जब भी एक्टिविटीज होती थी, प्रोफेशनल्स के ऊपर सिर्फ बात होती या प्रोफेशनल्स ही बैठते थे। तो जब हम प्रिवेंशन की बात करें, जब तक हम लोग यूथ को इन्वॉल्व नहीं करते, यूथ को गाइड नहीं करते, एजुकेट नहीं करते, उनको हम प्रिवेंट करने की कोशिश नहीं करते, तो फिर जो है वो इतनी सारी डिस्कशंस का, रिसर्चेस का वो उस तरह से वो फ़ायदा नहीं है, वो पाकिस्तान में उस तरह से वो यूज़फुल नहीं होती हैं, क्योंकि हमारा टारगेट जो है वो यूथ ही है। जैसे ही हम लोग प्रोफेशनल्स की बात करते हैं, उनको भी हम लोग ट्रेनिंग्स अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसी तरह हम लोग यूथ के लिए भी जो है वो इस तरह से काम इंशाल्लाह कर रहे हैं और करते रहेंगे। और असलम साहब को भी थैंकफुल कहते हैं कि जिन्होंने सबको इन्वॉल्व किया हुआ है और हम सबको मोटिवेट भी करते रहते हैं, ताकि हम लोग इस तरह के इनिशिएटिव लें और जो एक लर्निंग और शेयरिंग जर्नी है उसको कंटिन्यू रख सकें। तो आप सबका बहुत शुक्रिया, और ऐसा पाकिस्तान की तरफ से भी मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने आज के सेशन को ज्वाइन किया और सुना। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस जो आप लोगों ने चीज़ें सुनी हैं, जो आपने फर्दर जो है प्रोफेशनल्स, फ्रेंड्स हैं, कोलीग्स, उनके साथ शेयर भी करेंगे। और अगर ऐसा ग्लोबल की बात करें तो जो लोग ऑलरेडी इसके मेंबर हैं, वो उनके पास तो अपॉर्चुनिटी है कि वो डायरेक्ट जो है वो इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं। लेकिन जो नए हमारे देखने वाले हैं, दे कैन आल्सो विजिट www.issup.net, और वहाँ पे जाके वो मेंबरशिप भी अप्लाई कर सकते हैं। और फर्दर जो है वो नॉलेज बहुत सारा वहाँ पे अवेलेबल है, उसको स्टडी कर सकते हैं और अपनी जो प्रोफेशनल स्किल्स हैं उनको एनहांस भी कर सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू। थैंक यू।